हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 की गणित का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो यह पहला चैप्टर है। और इसमें क्या, वास्तविक संख्याओं को तो आप पहले से जानते हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो एक बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें संख्याओं के बारे में जिक्र है, उसको देख सकते हैं। तो देखिएगा, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब इसमें मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट है तो उसमें जाके देख लेंगे। एक चीज और ध्यान देना था, अपरिमेय संख्याओं के बारे में उस वीडियो में हमने यह बताया है कि जो कड़ीगत संख्याएं होती हैं, किसी भी कड़ी में हो, उन्हें अगर कड़ी से बाहर वह नहीं निकलती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कड़ी में 2 कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन कड़ी में 4, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यह हो जाएगा क्या? यह है एक परिमेय संख्या। फिर आ जाए अगर कड़ी में 9 तो यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी से बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? 3, ठीक है। जैसे आ गया कड़ी में 3 और इसका क्रम 3 लिख दे, कड़ी का क्रम कितना लिख दे? 3, तो यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है यह कड़ी में 3 लिखने के बाद यहाँ क्रम लगाने का 3 मतलब होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं लगा है तो वर्गमूल, यहाँ 3 लगा है तो घनमूल, अगर 4 लगा है तो चतुर्थमूल। इसी प्रकार से मूल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले 2 शब्द को जान लेते हैं जो बार बार आएंगे। तो एक शब्द है प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। देखिए, अंग्रेजी में बोलते हैं लेमा। क्या होता है? यह पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है। सिद्ध किया गया कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, यह पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अभी आप सर्वसमीकाओं की देखिए, जैसे एक सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a² + 2ab + b², यही होता है ना। तो यहां से यह पहले से ही सिद्ध किया गया कथन है, इसके बराबर यही आएगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे 100 धन 1 का वर्ग कितना आएगा? इसको निकालने के लिए हम कहते हैं 100 का वर्ग धन किसका वर्ग? 1 का, यहाँ पे 2ab हो जाएगा तो 2 × 100 × 1 हो जाएगा, धन 1 का वर्ग। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 10,000, ठीक है, और धन 200 धन 1, तो क्या आ जाएगा? यह 10201, ठीक है। तो यह आ जाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंक हो गए। तो ये यहाँ पे आ गया 10,201। तो यह जो सिद्ध करने के लिए आपने इसका मान निकालने के लिए इस कथन का प्रयोग किया, पहले से जो सिद्ध था इस कथन को ही एक तरह से, जो ये सर्वसमीका है, एक तरह से यही क्या है? प्रमेयिका है। क्या है? प्रमेयिका है, ठीक है। एक चीज और शब्द को समझना है, तो प्रमेयिका समझ में आ गई होगी। पहले से कथन सिद्ध किया गया होता है, उसी का प्रयोग बार बार हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे आपने मैथ में प्रमेय पढ़ा होगा, आप मैथ में प्रमेय पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रमेय जब हम पढ़ लेते हैं, जैसे रेखागणित में ज़्यादा होती है प्रमेय,
जैसे है एक प्रमेय है कि अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एक प्रकार की यह प्रमेय है। जब हम किसी अन्य सवाल में पहुंचते हैं तो इन्हीं प्रमेय का क्या करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, एप्लीकेट करते हैं इनको, ठीक है। तो आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, ठीक है। 9th में तो प्रमेय भरी पड़ी है और 10th में भी कुछ प्रमेय है, ठीक। तो इस प्रकार से प्रमेयिका क्या है, पहले से जो है सिद्ध किया गया कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। यह हो गया प्रमेयिका। इसके बाद जानेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अंग्रेजी भी इसकी यही होती है। यह क्या होता है, देखिएगा, यह क्या होता है, अगर कोई काम करना है ना तो उसके लिए कई चरण अपनाने होते हैं। जैसे किसी को फोन लगाना है, आपको मोबाइल मान लेते हैं स्विच ऑफ है, किसी को फोन लगाना है तो पहले मोबाइल का स्विच ऑफ खोलेंगे, फिर कीपैड पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कीपैड पे जाने के बाद नंबर डायल करेंगे, या फिर नंबर अगर आप में सेव है तो नंबर को सर्च करेंगे, फिर आप उस पर कॉल लगाएंगे, ठीक है। फिर वह फोन उठाएगा, उससे बात होगी। तो इस तरह से हम कई चरणों में एक व्यक्ति से बात करने के लिए इतने चरण अपनाए हैं, इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। तो किसी कार्य की करने के लिए जो चरण अपनाए जाते हैं उन्हीं समूह को, उसी कार्य के चरणों के समूह को हम कहते हैं एल्गोरिथम। देखिए क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए अपनाए गए चरणों के समूह को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए अपनाए गए चरणों के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे वही बता दिया ना कि जैसे आपको कहीं जाना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल से है तो साइकिल निकालेंगे, गाड़ी से है तो गाड़ी निकालेंगे, फिर उसको चालू करेंगे, गाड़ी लिए है निकाले हैं तो स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट थोड़ी करेंगे, पहले बैठेंगे उस पर, फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है। तो यह जो चरण अपना रहे हैं, इन्हीं चरणों के समूह को, क्रम से जो चरण आ रहे हैं इन्हीं चरणों के समूह को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम कुछ नहीं है ज्यादा, बस क्या है, किसी कार्य के लिए जो विधि अपनाई गई उसमें जो चरण आए हैं उसी को कहा जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। और प्रमेयिका क्या है, यह पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है तो जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यह आप सभी सर्वसम्यिकाओं के बारे में देख सकते हैं, या फिर कई प्रमेय हैं आपकी 10th में 9th में, तो उनके लिए भी देख सकते हैं। तो यह हो गया प्रमेयिका और एल्गोरिथम, ठीक है। अब एक चीज और जानेंगे हम लोग, यह ज्यादातर जो चैप्टर है यह बेस्ड है एक व्यक्ति पर, उसका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है, यूक्लिड। यूक्लिड इन्हें यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का जनक, ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनकी किताब है, इनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एलिमेंट्स। ये एक गणितज्ञ हैं जिन्हें क्या माना जाता है, ज्यामिति का जनक माना जाता है। और ये इन्होंने एक किताब लिखी है एलिमेंट्स, और इसी में आपको कई चीजें, इसी में आपको एक प्रमेयिका मिलेगी जिसे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मिलेगी, और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसी का प्रयोग जो होगा कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं HCF निकालने के लिए, यानी कि मासा निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए इसको। तो यह बेस्ड रहेगा चैप्टर किस पर, यूक्लिड पर। यूक्लिडी को ज्यामिति का जनक माना जाता है। इनकी किताब का नाम क्या है, एलिमेंट्स।
और इस किताब में या इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रमेयिका दी, उसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपने जो पढ़ा ना भाज्य, जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पढ़े हैं, यह क्या है? यूक्लिड की प्रमेयिका है। यूक्लिड की प्रमेयिका, यूक्लिड की प्रेमिका नहीं, यूक्लिड की प्रमेयिका है। अब यहाँ पे यूक्लिड की प्रमेयिका के आधार पर एक बनता है एल्गोरिथ्म, ठीक है। इस एल्गोरिथम से बनाया जाता है, निकाला जाता है मासा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले यह सब उतार लीजिए। अब इसके बारे में हल्का हल्का जो भी यहाँ पे लिखा गया है पहले आप इसको उतारें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। अंग्रेजी में भी यही नाम आ जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, अब समझते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, बचपन से ही ये पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब कैसे यह निकलेगा अभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यही है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। इसकी जगह पे ए रख लेना है, इसकी जगह पे बी रख लेना है, इसकी जगह पे क्यू रख लेना है और इसकी जगह पे आर रख लेना है। यहाँ क्यू फॉर कोसेंट हो गया, कोसेंट माने होता है भागफल, आपको पता है। आर फॉर रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर या रेस्ट भी बोल सकते हैं, शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम मान लें, अगर हमको देनी है 2 से भाग 13 में, ठीक है, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और यहाँ 12 आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। तो यह हो गया हमारा भाज्य। जो कटा है, जिसको विभाजित किया गया वह हो जाता है भाज्य, जिसने काटा है वह हो जाता है भाजक, और जितनी बार में कटा है यह हो जाता है भागफल, और जो बच जाता है अंत में उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। शेषफल के लिए शब्द प्रयोग करते हैं आर, रिमाइंडर का, और भागफल के लिए शब्द करते हैं प्रयोग कोसेंट, क्यू का। और यहाँ पे भाज्य अगर कुछ नहीं पता है तो इसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं ए का, और भाजक के लिए हम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं बी का। तो इस आधार पर रखेंगे तो भाज्य के लिए क्या रखेंगे? ए। भाज्य के लिए क्या रखेंगे? ए। भाजक के लिए क्या रखेंगे? बी। तो 2 संख्याएं ए और बी के लिए, 2 संख्याओं ए और बी के लिए हमारे पास 2 संख्याएं एक्स्ट्रा आ जाएंगी, क्यू और आर। क्यू और आर, तो क्यू आर, देखिए बी, क्यू और आर। तो 2 धनात्मक संख्याओं ए और बी के लिए क्यू आर 2 पूर्णांक ऐसे पाए जाते हैं जब ऐसे पाए जाते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक चीज बताइए, क्या शेषफल का मान कभी भाजक से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो आर का मान आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। बी से क्या होगा? छोटा। यानी इस रिमाइंडर का मान यानी शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। वह भले 0 हो सकता है, 0 से छोटा तो नहीं होगा। तो इसलिए 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं यहां से हटाकर, ठीक है। तो यहां हटाएं पहले इसको। इस प्रमेयिका के अनुसार, इसके अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक, याद रखना है धनात्मक, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए, यहां पे याद रखना है ए बड़ा होगा और बी क्या होगा? छोटा। ए बड़ा होगा, बी क्या होगा? छोटा। ए व बी के लिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों या ए व बी के लिए 2 अन्य
अन्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं, दो अन्य पूर्णांक Q और R, Q व R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां R के लिए देखिए दो चीजों का प्रयोग करना है, बीच में करेंगे यार, यह 0 से क्या होगा, छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से क्या होगा, छोटा, जहां R इज लेस R इक्वल टू 0, लेस R नहीं ग्रेटर R, देखिए मुंह खुला इधर ना, तो R इज ग्रेटर R इक्वल टू 0 या फिर एंड B लेस देन B। अब यहाँ पे A और B और Q और R क्या है, A B Q और R क्या है, ठीक है, यहां A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर कोसेंट यानी भागफल है, और R बराबर शेषफल है। अब सीधी सी बात बताइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह किससे संबंधित है, यह विभाजन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है, विभाजन प्रक्रिया जिसे आप लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, वह यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में क्या होता है, भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, फिर भागफल आता है, फिर क्या आता है, शेषफल आता है। तो यही जो प्रक्रिया अपनाते हैं भाग देने की, वही कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, ठीक है। अब देखिए, जब इसी प्रमेयिका का इस्तेमाल हम कहीं पर करेंगे, यानी यह कथन सिद्ध किया गया पहले से, इसी का प्रयोग जब हम अन्य कहीं पर करते हैं और कई चरणों में करेंगे, तो वहां पर यही कथन बन जाएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जब हम इसी का प्रयोग बार बार करने लगेंगे। तो यहां पे हो गया A बराबर भाज्य, अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पे, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही क्या लिखा जा सकता है, अर्थात करके लिख सकते हैं आप डैश लगा के, यहां पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस व्यक्त करने के लिए हम अब यहां से इसका प्रयोग करेंगे, A बराबर BQ प्लस R का, जहां R क्या है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और B से क्या है, छोटा है, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखनी होगी, क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, R क्या है, रेस्ट यानी रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है, और Q क्या है, कोसेंट यानी कि भागफल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A व B के लिए दो अन्य पूर्णांक Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। आपको दो संख्याएं A और B दी गई हैं, ठीक है, इनके लिए दो संख्याएं Q और R बनेंगी, लेकिन कब बनेंगी, विभाजन प्रक्रिया के दौरान। कब बनेंगी, विभाजन प्रक्रिया के दौरान, भाग देने की प्रक्रिया में, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जब भाग देंगे तो Q और R दो उत्पन्न हो जाएंगे। जब Q और R दो उत्पन्न हो जाएंगे तो उन्हीं के लिए यह बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस यह याद रखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में शब्द ही छिपा है विभाजन, यानी यह भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह भाग जाने की प्रक्रिया से नहीं, भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। आइए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। अंग्रेजी में क्या लिखें वही रहेगा, बस यहां पे एल्गोरिथ्म लग जाएगा, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। यह है क्या,
तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने पढ़ा है, जब उसी का हम बार बार चरण के रूप में प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, तो वही कहलाएगा एल्गोरिथम। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही कई चरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाएगा। यह क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका प्रयोग पहले जान लीजिए। इसका प्रयोग दो या अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी HCF, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, HCF मतलब क्या, मासा, मौसा नहीं है, यह है मासा है। ठीक है, देख लीजिए, यह CF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। है क्या इसमें, तो आइए समझते हैं। ये एल्गोरिथम लिखा है तो इसका मतलब चरण होगा। तो इसमें जो चरण होता है एक, सबसे पहले चरण एक क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि मासा निकालना है। इसके द्वारा मासा, मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं A व B। A व B का मासा निकालने के चरण, देखिए यहां पे लिख रहे हैं यह A और B के, A व B का मासा निकालने के चरण। ठीक, अब यहां पे यह क्या है, यही जो है प्रमेयिका का बार बार इस्तेमाल है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला चरण होगा चरण एक, A व B के लिए, A व B के लिए Q व R इस प्रकार ज्ञात करना कि A बराबर BQ प्लस R। यह बात याद रखनी है आपको कि यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, A इज ग्रेटर देन B मान के हम चल रहे हैं। A हमेशा बड़ा है किससे, B से। तो A व B के लिए Q व R इस प्रकार ज्ञात करना कि A बराबर BQ प्लस R हो, जहां जो R होगा यह 0 से बड़ा होगा और या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा। ठीक है, यह होगा R। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि R का मान 0 भी हो सकता है, R का मान 0 भी हो सकता है, यानी शेषफल 0 भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं अगर B का मान यहाँ 5 रख दें, B का मान इस प्रकार से रख दे, B का मान हमारा जो भाजक है वह 5 रख दे, इसका मतलब R का मान कौन कौन आएगा, तो कह रहा है 0 से संभव कौन कौन से मान हो जाएंगे R के, तो 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है। 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, यानी 1 हो गया 0, बाकी हो गए 0 के अतिरिक्त। ठीक है, 1 है 0 और बाकी है 0 के अतिरिक्त, यानी कि शेषफल में हम देख सकते हैं कि 0 भी आ सकता है या 0 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आ सकती है। तो अब यहीं पर आ जाएंगे, दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। चरण नंबर 2, यदि प्रथम चरण में R बराबर 0 प्राप्त हो तो जो भाजक होगा वही मासा बन जाएगा। तो B ही उभयनिष्ठ मासा होता है। अभीष्ट लिख दें, उभयनिष्ठ नहीं, अभीष्ट का मतलब यहां उचित से है। अभीष्ट मासा होता है या यह CF होता है। ठीक है, लेकिन अगर यह CF, अगर यह R बराबर 0 ना प्राप्त हो, लेकिन यदि R इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे यह बताइएगा, यहां पे यह क्या लगाए हैं, ये A व B के लिए QR खोजने से बेहतर यहां पे लिख सकते थे
ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर का पता लगाया है। किसका प्रयोग, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए। ए और बी के लिए, ए व बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, थोड़ा सा यहां पे चेंज कर रहे हैं, देख लीजिएगा, प्रयोग करके क्यू व आर इस प्रकार ज्ञात करना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर का मान है वह 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। ठीक है, उसको थोड़ा चेंज किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू व आर इस प्रकार ज्ञात करना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाए। ठीक है, यानी कि बी से ए में भाग दे दीजिए, क्यू और आर का मान पता चल जाएगा। ठीक है, यानी बी से किस में भाग देना है, ए से, ए में भाग देना है। जैसे आपको संख्या दे दी गई 10 और 5, तो यह ए बन गया, यह क्या बन गया, बी, तो इससे भाग दे देंगे, यानी 10 में किससे भाग दे देंगे, 5 से। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10, खत्म हो गया। यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया आपका शेषफल 0, यानी आपका क्यू आ गया 2, आर आ गया 0। इसी प्रकार ज्ञात किया गया। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं भाज्य, यानी ए को, ए माने कौन है, 10 को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, यानी बी मतलब 5, क्यू मतलब 2, आर मतलब 0। तो यहां पे देखिए क्यू और आर आ गए, जोड़ेंगे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, हल करेंगे तो 5 दूनी 10 धन 0, 10 बराबर 10। तो हमने जो किया है वह यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तो पहले एक बार यहां पे लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रथम चरण में r बराबर 0 प्राप्त हो तो b ही अभीष्ट मासा होता है, लेकिन यदि r इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो b और r के लिए, b व r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा b और r के लिए प्रयोग करना, जैसे a और b के लिए कर रहे थे, अब b और r के लिए। ठीक है, कैसे, देख लीजिए। यहां पे जैसे हमने प्रयोग किया, a बराबर क्या आया, बी क्यू प्लस आर, मान लेते हैं यहां पे r का मान 0 नहीं आया, तब यह b हमारा बन जाएगा a, b क्या बन जाएगा, a। ठीक है, और यहां पे तब यह r, तब यहां b कौन बनेगा, तो r बन जाएगा b, r बन जाएगा b, यानी यह देखिए चेंज हो रहा है। तो b बन गया a, r बन गया b, तब q कहां से आएगा, नया भागफल आएगा, तो हम लिख लेते हैं q डैश प्लस r, फिर से आ जाएगा, एक नया r आ जाएगा, तो इसके लिए r डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, r डैश, यहां पे भी a डैश b डैश बना लेते हैं। तो b बन जाता है a, r बन जाता है b, और q आ जाता है नया, और r आ जाता है नया। ठीक है, तो फिर से ये हमारे पास नए q और क्या आ गए, r आ गए। ठीक है, अगर फिर नहीं 0 हुआ तो यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे, चरण 3 हो जाएगा, कई चरणों तक चलता है, जय चरण में खत्म हो जाएगा, आप वहीं रोक लेंगे। अगर q और r यहाँ पे मिल जाता है, फिर देखते हैं कि r का मान अगर 0 हो गया, r का मान अगर यहाँ पे r डैश का मान 0 हो गया, देख लीजिए, अगर यहाँ यह 0 हुआ तो इसका मतलब यह b डैश जो होगा मासा बनेगा, b डैश क्या होगा, मासा। आई बात समझ में, b डैश यहाँ पे क्या बन जाएगा, मासा। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से यह 0 ना हो के इज नॉट इक्वल 0 हो जाए, तो फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब यह b डैश बनेगा फिर से a डबल डैश, यानी कि फिर से b बन जाएगा a, b बन जाएगा a, और b की जगह पे कौन आएगा, तब r, यह आएगा यहाँ, तो इसको हम बना लेंगे b डबल डैश, यानी r बन गया क्या, b। तो आपको इतना याद रखना है
कि B बनता है, जो क्या नाम है, B बनता है A और R बनता है B, B बनता है A, R बनता है B, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यह R बन गया B, यानी हमने डबल डैश कर लिया ताकि दोनों में अंतर रह जाए, अंतर मिलता रहे, और Q का मान नया आ जाएगा, Q डबल डैश, ठीक है। और धन R एक नया आएगा तो R डबल डैश कर लेते हैं। फिर से यहाँ देखेंगे, अगर यह R डबल डैश बराबर 0 हो गया तो हम कहेंगे यह B डबल डैश जो होगा यह मासा होगा। अगर फिर से यह 0 ना हुआ तो यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी और B फिर से A बनेगा, R फिर से A बनेगा, ठीक है। बाद में देखते हैं, पहले एक बार पूरा कर लेते हैं। देखिए तीसरा चरण में क्या करेंगे, तीसरे चरण में समझिए क्या करेंगे। यदि या जब तक लिख देते हैं, जब तक R का मान, जब तक R का मान 0 नहीं प्राप्त होता, शून्य नहीं प्राप्त होता, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। प्रमेयिका का प्रयोग करते रहते हैं। अब देखिए, यही प्रमेयिका 3 चरणों में या 4 चरणों में या 5 चरणों में जा सकती है, इसलिए इसका नाम कई चरण में हम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया है, एक तरह से सीक्वेंस आ रहा है ना, बार बार लगातार जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यह एल्गोरिथ्म बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्गोरिथ्म। तो यह कार्य करने का क्या हो गया, चरण, और उसका क्या मिल गया, समूह। तो इसीलिए क्या क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसका एक एल्गोरिथ्म बन गया, तो इसलिए इसका नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या है, इसका प्रयोग 2 या अधिक संख्याओं का मासा निकालने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है, यदि A व B का मासा निकालना है तो इसके चरण क्या आएंगे। प्रथम चरण A व B के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का के लिए यहाँ पे है, A व B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q व R इस प्रकार ज्ञात करते हैं, या इस प्रकार ज्ञात करना कि A बराबर BQ प्लस R हो जाए, जहां R इज लेस आर इक्वल टू नहीं ग्रेटर आर इक्वल टू, देखिए मुंह खुला है R की तरफ, तो R इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे चरण में यदि प्रथम चरण में R बराबर 0 प्राप्त हो जाए, यहीं पर R बराबर 0 प्राप्त हो तो B ही अभीष्ट मासा होता है, यानी B ही, यानी जो यहाँ पे भाजक है वही अभीष्ट मासा होता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब B व R के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, ज्यादा हो गया है देख लीजिए, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अगर हम कहें जब तक R का मान 0 नहीं प्राप्त होता तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे, यानी जो B बनेगा वह A बन जाएगा, जो R बनेगा वह B बन जाएगा। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं A और B थी, उसको हमने किसी प्रकार से कन्वर्ट किया BQ प्लस R में, ठीक है। तो हमारे पास A बराबर BQ प्लस R मिला, तो R और Q जो है नए हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे R बराबर 0 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि R बराबर 0 हो जाए तो B बराबर हो जाएगा HCF, B बराबर क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन यदि R बराबर 0 ना हो, यदि R बराबर 0 ना हो, तब क्या करेंगे, यह हमको मासा चाहिए, तब क्या करेंगे, तब B को बनाएंगे A, B को बनाएंगे A, R को बनाएंगे B, A Q को छोड़ देंगे, ठीक है। कौन कौन छूटेगा, हमेशा A और Q छूट जाएगा, तो बचेगा कौन, B और R, तो B बन जाएगा A, R बन जाएगा B, ठीक है। ध्यान रखेंगे A बनेगा, अब यहां से हटा दे इसको, ठीक है। R बराबर हमको 0 प्राप्त करना है, R बराबर क्या प्राप्त करना है, यहां पे यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 आया है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। R इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब हम यह प्रक्रिया पुनः अपनाएंगे प्रमेयिका वाली। अब यहाँ पे नया Q आएगा और नया R आएगा, तो इनके लिए A और B के लिए नया Q और नया R आएगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं A डैश B डैश और Q डैश R डैश, क्योंकि पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम दूसरा प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए हमने डैश लगा के प्रयोग कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे R 0 नहीं आया, फिर तो अगर आ गया तो क्या होगा, फिर B डैश क्या होगा, मासा, B डैश क्या होगा, मासा होगा, ठीक है। लेकिन अगर R
r डैश जीरो नहीं हुआ, फिर यह r डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ b डैश कौन कौन हटता है, खेला किसका खत्म हो जाता है, a और q का खेला खत्म हो जाता है, बचता है b और r। ठीक है, तो b फिर से बनेगा a, b फिर से बनेगा a, r बनेगा b। ठीक है, फिर से नया q और नया r, नया q और नया r। तो यहां से बताइए, लेकिन आपके पास डैश डैश लगा के लिखे हैं और बिना डैश का भी लिख चुके हैं, तो जब यहां पे आएंगे तो डबल डैश लगा दीजिए, यानी अन्य, यह हम यहां पे आप संख्याओं में नहीं लगाएंगे जब हल करेंगे, यहां पे हम केवल दिखाना चाहते हैं कि भिन्नता है, इन सब में आपस में क्या है, भिन्नता है, यह भिन्न है, यह भिन्न है, यह भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर भी नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे आर लिखना नहीं है क्योंकि आर तो रिमाइंडर को सूचित करेगा, और यहाँ बी भी नहीं लिख सकते क्योंकि बी पहले से ही क्या था, भाजक था। तो हमें बनाना है इसको भाज्य, क्या बनाना है, भाज्य, और भाज्य के लिए हम हमेशा ए का प्रयोग कर लेंगे, और भाजक के लिए बी का, और भागफल के लिए क्यू का, और शेषफल के लिए आर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाज्य के लिए ए, भाजक के लिए बी, और भागफल के लिए क्यू, और शेषफल के लिए आर। तो इसीलिए हमने जो b को बनाया है भाज्य, तो हमने उसके स्थान पे लिख लिया a, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a भी पहले से था, a डैश भी पहले से था, तो इसलिए a डबल डैश लगा लिया। यह केवल समझने के लिए, बाकी आपको याद उद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे भी डबल डैश, क्योंकि एक q डैश था, r भी डैश था, तो यहाँ पे r डबल डैश। यदि यहाँ पे r बराबर जीरो हो गया, r बराबर क्या हो गया, जीरो, अगर r बराबर जीरो मिल गया तो यह b डबल डैश ही क्या हो जाएगा, मासा। लेकिन अगर r इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर से यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर से b बनेगा a और r बनेगा b। यह तब तक चलेगी जब तक कि r का मान जीरो नहीं हो जाता। ज्यों ही r का मान जीरो हुआ त्यों ही आपका b जो है वह बन जाएगा मासा। ज्यों ही r का मान जीरो हुआ त्यों ही b बन जाएगा मासा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, सबसे पहले इन चरणों को उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण इसी के लिए, मासा निकालने के लिए। ठीक है, दो संख्याओं का पहले देखते हैं, दो संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एक संख्या a हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी, b। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन है उदाहरण स्वरूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालिए, 575 व 1288 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले एक बात आपको पता है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको हम a मानेंगे, यानी हम क्या मानेंगे, भाजक, और जो छोटी संख्या होगी यानी उसको b मानेंगे, यानी उसको मानेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए भाज्य होगा, सॉरी, यहाँ पे यह भाज्य होगा और जो होगा यह भाजक होगा। तो बड़ी संख्या भाज्य, छोटी संख्या भाजक। और कौन संख्याएं ढूंढनी है, q व r आपको ढूंढना है, q खोजना है और r खोजना है। कैसे खोजेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी भाग देनी है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देनी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देनी है। तो आप अगर 1288 में भाग देंगे 575 से तो कितना मिलेगा, तो भाग जाएगी आपकी कितनी बार, पहले तो 2 बार चली जाएगी, देख लीजिए, तो 2 बार जाएगी। तो यहाँ पे आप गुणा करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब इसके बाद 7 में गुणा करिए, 7 दूनी 14, 1 15, और इसके बाद 5 दूनी 10, 10 1 11, कितना बचा यहाँ, तो घट गया, यहाँ पे 8 आ गया, और 8 में से 5 जाए 3, और 2 में से 1 जाए 1, 138 आ गया। तो बन गया यह हमारा Q और यह बन गया R। आई बात समझ में? तो आइए देखिए, यहाँ पे यह क्या कहलाएगा, A, और यह क्या कहलाएगा, B। तो हम कहेंगे 575 और 1288 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, देखिए लिखेंगे हल 575 व 1288 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप प्र लिख देंगे, समझ जाएंगे, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 1288 बराबर
575। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू यानी 575 गुणे 2 प्लस आर माने 138। ठीक है, क्या आर का मान 0 आया? नहीं आया। एक बार और चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः अब कौन, फिर से यह B और यह R, A और Q खत्म, B बनता है A और R बनता है B। किसके लिए अब करेंगे प्रयोग? 575 और 138 के लिए। पुनः 575 व 138 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? जो बड़ा है आपको पता है B बनता है A, तो 575 बनेगा A। 575 बराबर 575, आप यहां पे भाग करके देख सकते हैं इसके लिए क्या बनेगा। तो भाग देनी है 138 से, किसमें? 575 में, तो 3 बार भाग चली जाएगी। तो यहां देखिए 8 त्रिक 24 और यहां पे आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 10 1 11 और 3 1 कम 3, 3 1 4। ठीक है, बन जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 8 त्रिक 24 के 4, 2 हासिल लग गया और इसके बाद 3 त्रिक यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 10 1 11 हो गया। ठीक है, और इसके बाद 3 1 कम 3 और 11 में से 1 बचा था तो 4 हो गया। घटाइए, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 1 जाए 6 और यहाँ पे कितना आएगा 161। 1 मिनट, 4 बार भाग चली जाएगी, 4 बार ले जाइए। तो 4 बार ले जाते हैं तो कितना आएगा? 8 चौक को 32 हासिल लगा 3 और यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 12 3 15, 15 के 5 हासिल लग गया 1, 4 1 कम 4, 4 1 5। ठीक है, देख लीजिएगा। अब घटा लेते हैं, यहां से बचा 3 और यहां से कितना बचा? यहां से बच जाएगा आपका 7 में से 5 जाए 2 बच जाएगा। 7 में से 5 गया 2 बचा और 5 में से 5 गया कितना बचा? 0। ठीक है, देख लीजिएगा। एक बार हम गुणा और कर लें, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना। 8 चौक को 32, 2 3 लग गया हासिल। ठीक है, और यहाँ 4 तिहाई 12, 12 3 15, 5 हो गया और 4 1 कम 4। ठीक है, तो ठीक है 5 और यहाँ पे क्या बच गया है 23। आगे हल करते हैं, चलिए। तो अब क्या लिखेंगे? तो यह 575 को हम लिख सकते हैं 138 गुणे 4, 138 गुणे 4 धन 23, 138 गुणे 4 धन 23। अब आगे बढ़िए, क्या फिर शेषफल 0 नहीं हुआ? लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः 575 अब हट जाएगा। अब कौन बचेगा? 138 और 23, 138 व 23 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहां लिए छूट गया, लियो नहीं है, लिए है। ठीक है, तो के लिए अब फिर से बनाइए, क्या बनेगा? देखिए यह बार बार कर रहे हैं प्रक्रिया, तो एल्गोरिथम बनती जा रही है, पता है आपको। क्या हो जाएगा? 138, फिर से यही प्रक्रिया अपनानी है। 138 में भाग देनी है किससे? छोटका से, 23 से। ठीक है, यहां पे याद रखना कौन कौन बचेगा? B बचेगा, R बचेगा, B बनेगा A। ठीक है, तो 138 बराबर 23 से भाग दीजिए। 23 से भाग देने पर कितना आएगा बताइए? यहाँ पे हम 6 बार ले सकते हैं ना, 6, देखिए 6 बार चली जाएगी भाग। तो 6 त्रिक 18 हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12, 12 1 13, खत्म हो गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पे आ गया यह Q का मान, यह R का मान आ गया, 0 तो हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको? 138 और 23 बनता है आपको पता है क्या? B, तो B गुणे Q बना है 6, और यहाँ पे R बना है कौन? 0। अब देखिए R का मान 0 हो गया, लिखेंगे चूंकि R इज इक्वल टू 0, देन इसलिए आपका 23 दी गई संख्याओं का, 23 दी गई संख्याओं का अभीष्ट मासा है, आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आपको एक यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीके से देखना है तो ऐसे ही अपनाएंगे आप लोग तरीका। क्या करना है?
आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों संख्याओं के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देके Q और R का मान निकालिए और बड़ी संख्या के बराबर इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, अगर R का मान 0 नहीं आता है, R का मान 0 नहीं आता है तो हम पुनः R का मान 0 लाने के लिए एक बार पुनः किसके लिए, तो कौन कौन खत्म, AQ खत्म, B और R बच गया, तो B और R के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। फिर जो बड़ा होगा B होगा, ऑफ कोर्स B होगा। ठीक है, क्योंकि R का मान B से हमेशा क्या आता है, छोटा आता है, B से छोटा आता है तो B ही बड़ा होगा, तो B के लिए हम प्रयोग करेंगे और R के लिए प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो B बन जाएगा A और R बन जाएगा B। पुनः हम भाग देके इसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देके यह निकाल लेंगे क्या, Q और R। फिर से R 0 नहीं हुआ, फिर यह प्रक्रिया अपनाएंगे और अंत में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया अपनाएंगे और जब R 0 आ जाए तो हम B को कह देंगे, यानी जो यहाँ पे लिखा गया है वही हमारा क्या हो गया, दी गई संख्याओं का अभीष्ट मासा। अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज और लिखते चलें। यहाँ पे भाग देने पर बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो इन्हीं बड़ी संख्या और छोटी संख्या के लिए क्या लगाना है, यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के लिए क्या लगाना है, भाग लगानी है, भाग करनी है और A बराबर BQ प्लस R करना है। तो यहाँ पे देखिए यह क्या हो गया हमारा Q, यह क्या हो गया A, यह क्या हो गया B, यह क्या हो गया R, हो गया ना। तो यहाँ पे आप यह दूसरे स्टेप में अपनाए हैं, तो A बराबर BQ प्लस R, 575 बराबर BQ माने 138 गुणे 4, 138 गुणे 4 धन R का मान 23। आप बार बार दिमाग में यह सोच कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर से अगर R का मान 0 नहीं आया तो 138 और 23 यानी 138 और 23, A और Q गायब, 138 और 23 इसके लिए लगाएंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यह A है, यह B है, यह Q आया, यह R आया। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, तो 138 बराबर 23 गुणे 6, 23 गुणे 6 धन 0। तो यहाँ पे R का मान 0 आ गया, इसीलिए 23 दी गई संख्याओं का अभीष्ट मासा है। तो यही B जो बनता है, यहाँ पे B कौन है, 23, और यही 23 जो है अभीष्ट संख्याओं का क्या है, मासा है। ठीक है, इस उदाहरण को उतार लीजिए। तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 3 संख्याओं का मासा निकालना होगा। तो ऐसे सवाल को आप कर लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो आपको A और B पहले से रहेगा, बड़ी संख्या A रहेगी, छोटी संख्या B रहेगी, और Q और R आप निकल जाएंगे, तो A बराबर BQ प्लस R कर लेंगे। ठीक है, फिर A और Q को खत्म करेंगे, जब R बराबर 0 ना हो तो A और Q को खत्म करेंगे। जो A और Q खत्म करेंगे तो B जो बचेगा वह बनेगा नया A, और जो R बचेगा बनेगा नया B। फिर से A और B के लिए Q और R निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यह चरण चलता रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं 3 संख्याओं का मासा निकालना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 180, 252 व 324 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा। 2 संख्याओं का तो आसानी से निकल गया, 3 संख्याओं का कैसे निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखेंगे यहां 324 सबसे बड़ा है, 252 उससे छोटा है और 180 सबसे छोटा है। तो यहां पे लिख लिया। तो पहले इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, फिर यहां से जो इनका मासा आएगा, जो इनके मौसा आएंगे, फिर इन दोनों के मौसा निकालेंगे, यानी मासा निकालेंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे इनका मासा जो आएगा, फिर इस मासा के साथ इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। मान लेते हैं मासा आ गया हमारा x। ठीक है, तो x और 180 के साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हल करना है, तो लिखेंगे अब 324 व 252 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होगा बताइए। तो सबसे बड़ा कौन, 324, और उससे छोटा 252। तो हम यहाँ पे देखिए भाग देखिए मिटा देंगे, फिर
324 भागे 252, सॉरी हो, ये देखिए यहाँ पे पहले बड़ा में भाग देंगे ना, 324 में भाग देंगे 252 से। आपको देखने से लग रहा होगा एक के बार में भाग जाएगी, कहें कि यार 2 से भाग देंगे, 2 से 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 400 से ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कितना, तो 2 से नहीं 1 से, कितनी बार 1 से, तो यहाँ पे 252 ही उतर जाएगा। एक बार गुणा करेंगे 252 में, 1 का गुणा करेंगे तो 252 हो जाएगा। 4 में से 2 जाए 2, और यहाँ पे नहीं जाएगा तो 1 यहाँ से उधार लेंगे तो 12, 12 में से 5 जाए 7, ठीक है, और 2 में से 2 जाए 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब 2 बचा ना, एक यह ले लिया, एक 3 में से यह लिया तो 12 हुआ, तो यानी 2 बच गया, 2 में से 2 जाए 0। यह बन गया A, यह बन गया B, यह बन गया Q, यह बन गया R। क्या लिखते हैं बताइए, प्रमेयिका जब लगाते हैं तो A बराबर BQ प्लस R, तो A माने 324, B माने 252, Q माने 1, R माने 72। ठीक है, अब इसको हम मिटा सकते हैं। क्या R का मान 0 हुआ? नहीं हुआ, लिखेंगे चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0। आप यहां R लिखने से बचें तो आप सबसे अच्छा शब्द रहेगा कि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए पुनः किसके लिए, अब A और Q खत्म, A और Q खत्म, तो कौन बच गया, यह B बचा, यह R बचा, B बन जाता है A और R बन जाता है B। तो किसके लिए, 252 और 72 के लिए लिखेंगे पुनः 252 व 252 व 72 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, या प्रयोग करने पर। अब यह बन जाएगा A बराबर, फिर से भाग देंगे, वही 252 बड़ा है तो 252 में भाग देंगे, फिर किससे देंगे भाग, 52 में 72 से भाग। क्या बार भाग जाएगी, तो 7 त्रिक 21, 3 बार में हो सकता है चली जाए, तो दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, यहाँ पे कुछ बचा नहीं था तो यही लिख देंगे। अब 12 में से 6 जाए तो बचेगा 6, ठीक, और यहाँ पे 4 में से 1 जाए तो बचेगा 3, और यहाँ बच गया 0, यानी कितना आ गया, तो यह बना A, यह बना B, यह बना Q, यह बना R। तो अब बताइए कैसे लिखेंगे, A बराबर BQ, A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, तो लिखिए आइए, A का मान 252 बराबर B का मान 72 धन गुणे Q का मान 3, R का मान 36, R का मान 36। ठीक है, तो अब इसको मिटा दें, इसका काम खत्म। यह रफली करेंगे, केवल दिखाना नहीं है आपको। यहां पे यह भी मिटा देते हैं। अब फिर से हमारे पास देखिए R का मान 0 नहीं आया, यानी चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः किसके लिए, अब यहां पे देखिए A और Q गायब, यानी कि यह वाला हिस्सा गायब, तो जो बचा है कौन कौन बचा है, 72 और 36, 72 और 36, यहाँ पे 252 और 72 था, तो 72 व 36 के लिए, 72 व 36 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा यह बताइए। तो 72 बड़का है और 36 छोटका है, तो 72 में 36 से भाग देंगे, 72 में 36 से भाग देंगे तो 36 दुना 72 हो जाएगा, और 72 में से 72 जाए 0 बचेगा, यह बच गया A, यह बन गया B, यह बन गया Q, यह बन गया R। तो अब बताइए A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान 72, B का मान 36, Q का मान 2, R का मान 0। अब बताइए क्या R का मान 0 आ गया, तब यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो है पहले वाले दोनों माने हैं, किसका 324 और 252 का मासा 36 होगा, यह वाली संख्या हो जाएगी मासा। लेकिन ये किसके लिए चले थे वह देखिए, यहां पे लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, यहां पे आगे लिख लेते हैं, यहां पे जगह नहीं है, यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है, इसलिए 324 वा 52 का मासा 252 का मासा कितना आया है
36 है, 36 है। ठीक है, देख लीजिए जो बचा है अंत में b, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b माने 36, 36 माने मासा। तो किसका किसका है, 324 और 252 का। हमने कहा जब इन दोनों का मासा निकल जाए तो उसी मासा के साथ 180 का मासा निकाल लीजिए, यानी 36 के लिए। अब देखिए लिखेंगे, अब 36वां 180 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, करिए तो सबसे बड़ा का कौन, 180, सबसे बड़ा कौन 180, छोटका कौन 36, 36 से भाग दीजिए, 36 बच्चे 180, खत्म। अब बताइए यह बना a, यह बना b, यह बना q, यह बना r, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। a माने 180, b माने 36 और q माने 5 और धन r माने 0। क्या यही दरिये शेषफल 0 हो गया, 0 हो गया। तो हमारा अब जो मासा होगा किसका किसका लिखेंगे, चूंकि r की जगह पे क्या लिखना, शेषफल, r लिखने से बचेंगे और लिख देंगे तो कोई गलत भी नहीं है। r बराबर शेषफल बराबर 0 है, इसलिए 36वां 180 का मासा कितना आएगा। देखिए यहां पे b कौन है, 36 है, 36 है, 36वां 180 का मासा 36 है। अतः अंत में करेंगे, यानी सब बार मासा देखिए हर किसी के लिए अंत में जो मासा निकलता है ना, अंत में जब हम अंत में निकाल के आते हैं वही सबका मासा बनता है। यहाँ सामान्य सी बात हो गई कि यहाँ 36 दोनों के लिए आ गया, कभी कभी यह ऐसा चांस बन जाएगा लेकिन हमेशा नहीं बनेगा। तो 36 यहाँ पे 12 भी आ सकता था, अन्य भी संख्याएं आ सकती थी, इसके अलावा भी यहाँ पे आ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमेशा यही आएगा यहाँ और यहाँ। ठीक है, आ सकता है, आएगा नहीं हमेशा, ऐसी कोई नीति नहीं है। यहाँ आ गया, यह केवल बाय द चांस आ गया। तो अब देखिए, अतः 36 जो अंत में यहाँ आया है मासा ना, वही लिखेंगे। मासा का अन्य संख्या के साथ जो मासा आया है वह, अतः 36 किसका मासा है, अतः 36 दी गई संख्याओं, कौन कौन, क्रम से देखिए, यहां पे क्रम से क्या जैसे दिया वैसे लिख दीजिए, 180, 252 व 324 का मासा है आंसर। इस प्रकार से आप तीन संख्याओं का मासा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्या पढ़ना, इससे अच्छा तो हमारा वही है, भाग विधि से निकाल लेंगे, गुणनखंड करके निकाल लेंगे। अच्छी बात है, कर लेंगे, लेकिन जो आपके बोर्ड में पूछेगा या इसी प्रकार से कह के पूछेगा तो आपको लगाना तो पड़ेगा ही। तीन संख्याओं के लिए उम्मीद है कम पूछेगा, दो संख्याओं का पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 180, 252 व 324 का यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मासा निकालिए। हमने क्या किया, देखा कि सबसे बड़ी कौन है, उससे छोटी कौन है और सबसे छोटी कौन है। पहले दो संख्याओं को लेकर हमने उसका मासा निकाल लिया। या आप इसको नहीं लगाएंगे ना तो भी, क्रम नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। आप पहले 324 और 180 का निकाल लीजिए, फिर इनका जो मासा है 252 के साथ निकाल लीजिए। यह क्रम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब 324 व 252 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। और इसमें क्या हुआ, बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a और q खत्म होगा क्योंकि r 0 नहीं हुआ है, और b बनेगा a और r बनेगा q। पुनः उनके लिए प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बड़की में छोटकी से भाग देंगे, फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर। अंत में हमको मिला b 36, जब शेषफल क्या था 0, तो शेषफल 0 होने पर b का मान 36 मिला, इसलिए 36 हो गया मासा। इन दोनों संख्याओं 334, 324 का और 252 का, इनका निकल गया। तो इनके मासा के साथ इसकी मासा जो आई है संख्या, इसका निकालेंगे 180 के साथ मासा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसका मासा 36 आया है। अब 300 यहाँ पे, अब 36 व 180 के लिए, 80 के लिए देखिए मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 180 बड़ी संख्या है, 36 छोटी है, तो 36 से भाग देंगे 180 में, तो q का मान आएगा 5, r का मान आया 0। अब जब शेषफल 0 हो गया तो जो b का मान आया यानी 36 वही हो जाएगा 36 और 180 का मासा। अंत में जो मासा आएगा वही तीनों संख्याओं का मासा होगा। अंत में तीनों संख्याओं का जो अंत में मासा आएगा, मासा के साथ वाला जो अन्य संख्या के निकालेंगे वह आएगा अंतिम मासा, यानी सभी संख्याओं का मासा। अतः 36 दी गई संख्याओं 180, 252 व 324 का मासा है। तो इसको उतार लीजिए।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और उतार भी लिया होगा। ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। पहले सबसे पहले हम थियरी कवर करेंगे, जो है वास्तविक संख्याओं की थियरी कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रश्नावलियों को। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।